हिंदी साहित्य के तीसरे काल रीतिकाल का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व में हम लोग पढ़ा था कि हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया गया। प्रथम था आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। रीतिकाल में देखा जाए तो इसे उत्तर मध्यकाल के नाम से भी पुकारा गया और ये काल, इसकी जो कालावधि रही, जो समय सीमा रही, वह 1643 से लेकर के 1843 ईस्वी तक रही है। क्योंकि एग्जाम में अधिक प्रश्न आते हैं, प्रश्नों को देखा जाए तो ये देखना पड़ता है कि हमसे पूछा जा रहा है कि रीतिकाल की समय सीमा क्या होगी सन 1643 ईस्वी से और 1843 ईस्वी तक मानी जाती है। फिर चूँकि हमारे अनेक विद्वानों ने साहित्य के दृष्टिकोण से रीतिकाल को कई नामों को जैसे पुकारा है, वैसे इस काल को रीतिकाल आचार्य रंजन शुक्ल ने कहा है, लेकिन इसके अन्य नामों को हम देखते हैं। क्योंकि हमारे चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा हो या इंटर की परीक्षाएं हो या अन्य जो इससे उच्चतर परीक्षाएं होती हैं, उनमें ये प्रश्न आते रहते हैं। जैसे श्रृंगार काल, इस काल को श्रृंगार काल भी कहा जाता है। इसी प्रकार से कला काल, कला काल के नाम से भी पुकारा जाता है। रीतिकाल के जो अन्य नाम है वो है श्रृंगार काल, कला काल। अन्य नामों से भी इसको इसलिए पुकारा जाता है कि उस प्रकार की प्रवृत्तियां रहीं। रीतिकाल की प्रवृत्तियों के आधार पर उसको हमारे अनेक विद्वानों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। हमें ज़्यादा असुविधा में नहीं जाना है। हाँ, जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न कई प्रकार से बन सकते हैं। श्रृंगार काल किस काल को कहा जाता है या रीतिकाल को किस अन्य नाम से पुकारा जाता है, तो दोनों ही प्रश्नों को हमारा जो उत्तर जाएगा वो यही जाएगा। यहाँ पर हमें आगे देखना है कि रीतिकाल या रीतिकालीन जो हमारा साहित्य रहा उसकी विशेषताएं क्या रही हैं। इसके पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रीति ग्रंथ होते क्या थे। इस काल को रीतिकाल आखिर हमारे विद्वानों ने, हमारे मनीषियों ने क्यों कहा है? क्योंकि इस काल की जो प्रमुख रचनाएं रहीं, उन रचनाओं को देखा जाए तो रस, छंद, अलंकार की भी अधिकता रही है। इन ग्रंथों में मुख्य रूप से कला पक्ष की अधिकता होने के कारण से हमारे विद्वानों ने इस काल को रीतिकाल के नाम से पुकारा है। रीतिकाल कालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर हम दृष्टिगत रखते हैं, उनको देखते हैं तो प्रमुख मिलता है कि रीति ग्रंथों की अधिकता। जैसा कि हमने चर्चा की कि रीतिकाल में चाहे वो रस हो, छंद हो, अलंकार हो, इन ग्रंथों के माध्यम से, इन स्थितियों के माध्यम से हमारे रचनाकारों ने रचनाएं लिखी और उनमें रीति ग्रंथों की नायक नायिका का वर्णन। क्योंकि उस समय हमारे यहाँ राजाओं का शासन था, तो जितने भी हमारे जो कवि थे वो राजा का यशोगान कर रहे थे, तो राजा किस में प्रसन्न रहेगा, इस बात को समझते हुए हमारे कवियों ने रीति ग्रंथों को ही अधिकतर प्रमुखता दी। और इस काल में चूँकि अन्य प्रकार की जो स्थितियाँ थी समाज में, जो सामान्य जीवन था, उधर उन्होंने दृष्टिपात नहीं किया, फलतः रीति ग्रंथों की बहुलता हो गई। श्रृंगार रस की प्रधानता। अब चूंकि राजा को प्रसन्न करना है, राजा कहाँ से प्रसन्न रहेगा? राजा को प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार रस की बहुलता, यानी हमारा जो अधिकतर काव्य था वो नायक और नायिका के चित्रण पर ही सिमटता नजर आ रहा है। अगला बिंदु देखते हैं, यथार्थ जीवन चित्रण का अभाव। हमारा जो वास्तविक जीवन था, जो समाज था, कवियों को सामान्य जनजीवन की कठिनाइयों से, सामान्य जनजीवन की परेशानियों से, उनकी हर स्थिति को देखने का समय नहीं था। लोग उस समय यथार्थ जीवन का चित्रण नहीं कर पा रहे थे। फिर कर क्या रहे थे? कर ये रहे थे कि वो राजाओं को प्रसन्न करने में ही, राजाओं का यशोगान करने में ही, राजाओं के साथ उनको किस प्रकार से उनकी खुशी को बनाए रखा जाए, ये ध्यान रखते हुए वो अपना साहित्य का सृजन कर रहे थे। और साहित्य सिमट कहाँ रहा था? रीति ग्रंथों में सिमट रहा था। तीसरा था कि प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण बहुत ऐसे हुआ है। प्रकृति को देखा गया, प्रकृति नायक और नायिका के साथ उस प्रकार से उद्दीप्त माने होता है बढ़ाना, उद्दीप्त माने होता है बढ़ाना, और प्रकृति का उद्दीपन के रूप में चित्रण। प्रकृति को उद्दीपन के रूप में चित्रण इसलिए किया गया कि प्रकृति हमारी मनोभावों को और भी बढ़ाने में
सुगमता से हमारे विचारों को समझने में और उद्दीप्त करने में, तेज करने में सहायक हो रही थी। क्योंकि बच्चों ये ध्यान रखिए कि हमारे इन कालों का नाम क्या था, श्रृंगार काल, कला काल, जैसे एक अलंकृत काल, अलंकृत काल। इन कालों को जब ध्यान में रखेंगे आप तो इसका अर्थ ही होता है कि उस समय के जो व्यवस्थाएं थी वो इन कालों के अनुसार ही चल रही थी। और यहाँ पर आपका जो 5वां बिंदु आता है वो कला पक्ष पर विशेष बल। कला पक्ष पर कला, रस, छंद, अलंकार, जितने भी हमारे रचनाकार थे उस समय हम रचनाकारों को देख रहे थे और इन रचनाकारों में ये देख रहे थे कि वो कला पक्ष पर विशेष बल प्रदान कर रहे थे। प्रमुख रूप से रीतिकाल को हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, 3 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला हम कर सकते हैं कि रीतिबद्ध, वे रचनाकार जो रीतिकाल के नियमों का पालन कर रहे थे, रीति ग्रंथों के अनुसार अपने काव्य की संरचना कर रहे थे। रीतिबद्ध में देखते हैं तो चिंतामणि का नाम आ रहा है। चिंतामणि ने जो इनकी प्रमुख पुस्तक रही है वो मिलती है रसविलास, रसविलास। इसी प्रकार मतिराम का नाम आता है। मतिराम ने ललित ललाम लिखा और ललित ललाम के साथ साथ रसराज, इनकी जो प्रमुख पुस्तक रही वो ललित ललाम और रसराज रही। इसमें देव का नाम आता है। देव ने रसविलास और भावविलास की रचना की। रीतिबद्ध कवियों में भिखारी दास, इन्होंने काव्य निर्णय और रसारांश। बच्चों ये काव्य निर्णय हमारे एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे आप कहीं जो आप डायरी बना रहे हैं, जो आप नोटबुक बना रहे हैं उसको नोट कर लेंगे। ये सवाल होता है कि काव्य निर्णय के रचनाकार कौन है, और ये आता है भिखारी दास, या भिखारी दास की प्रमुख पुस्तक कौन सी है, काव्य निर्णय। उत्तर तो एक ही होता है। इसलिए रीतिकाल को, रीतिबद्ध को हमें यह देखना है कि रीतिबद्ध स्थिति में हमारे जो अन्य कवि हैं उनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं और प्रमुख कवि क्या हैं। रीति मुक्त काव्य को जाते हैं। रीतिबद्ध का आशय हो गया कि रीतिकाल की परंपराओं के अनुरूप काव्य की संरचना करना, बहुत सरल सी बात है। दूसरा हो गया रीति मुक्त काव्य। रीतिकाल में होते हुए भी रीतिकाल की धाराओं से हमारा काव्य सृजित नहीं किया गया। रीतिकाल में हम थे तो रचना तो कर रहे थे, लेकिन रीतिकाल की परंपराओं का अनुपालन नहीं कर रहे थे। उनमें हमारे प्रमुख कवि हैं घनानंद, और घनानंद ने लिखा सुजान सागर। सुजान सागर लिखा, सुजान सागर के माध्यम से घनानंद हो गए। इसमें दूसरे कवि आ रहे हैं आलम, आलम ने आलम केल लिखा। बोधा आ रहे हैं, बोधा ने भी लिखा। तीसरा हमारा आ रहा है रीति सिद्धि। रीति सिद्धि में जो प्रमुख नाम आता है वो होता है बिहारी का। रीति सिद्धि में बिहारी, और उन्होंने लिखा था बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। इस काल में बच्चों देखा जाए तो तमाम ऐसे कवि थे जिन लोगों ने रीतिबद्ध स्थितियों को छोड़ करके, रीतिकाल की कालीन परंपराओं को छोड़ करके उन्होंने अन्य प्रकार की रचनाएं की हैं। उन रचनाओं में अगर हम देखते हैं तो प्रमुख नाम आता है केशव का। केशव जी ने जो प्रमुख रचनाएं लिखी वह लिखा रामचंद्रिका, कवि प्रिया। और इन्हें जो बहुत एग्जाम में आता है, जो बोर्ड में आता है, अन्ना ने उसमें आता है कि कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमारे और कवि हैं जैसे भूषण। भूषण ने जो रचनाएं लिखी, भूषण की रचनाओं को देखा जाए तो उन्होंने बीरस की रचनाएं लिखी हैं। बीरस को लिखा, बीरस में रचनाएं की भूषण ने। इसी तरह से हमारे एक कवि आ रहे हैं सेनापति। सेनापति ने प्रकट चित्रण किया है।
प्रकार चित्रण की रचनाएं लिखी हैं। तो इस काल को अगर हम पूरा देखते हैं तो रीति काल में हमारे जो रीति ग्रंथों की अधिकता के कारण, श्रृंगार रस की यथार्थता के कारण और राजाओं का यशोगान करते करते हमारे जितने भी कवि थे, क्योंकि वो दरबारी कवि हुआ करते थे, तो राजाओं के साथ जुड़े होते थे, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा और अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना है। लेकिन उस समय जो मुख्य था, उस समय का जो काल था, वो यथार्थ जीवन का चित्रण करने में पूर्ण रूप से असफल हो रहा था। वो जो जीवन की जो वास्तविक जीवन था वहाँ से दूर था, और उस समय के जो रचनाकार थे, जो कवि थे, वह केवल राजाओं का गुणगान करना, इस प्रकार से केशव को राजाओं का गुणगान करके ही अपने काव्य को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने में लगे हुए थे। बच्चों, इसमें तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो हमारी आगे बोर्ड परीक्षाओं में, या चाहे वो हाई स्कूल की परीक्षा हो या इंटर की हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उनमें से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, बहुत सारे उत्तर मिलेंगे, और पुनः आप इनको अपनी डायरी में नोट करते हुए नोट करेंगे। फिर अगले वीडियो के साथ हम आपसे मिलेंगे, लेकिन उसके पहले आप वीडियो को एक बार देखें और उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।